Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So today we are here to cover the next topic of our differentiation chapter, which is derivatives of functions in parametric forms. Note down the heading, please. Heading note down कर लें जल्दी से. Derivatives of functions in parametric. Before that, पिछली एक्सरसाइज से कोई डाउट किसी को? कुछ एक आध क्वेश्चन होमवर्क दिया था वहां से? No, sir. नो. गुड. चलिए हेडिंग नोट डाउन Excuse कर. हाँ बोलो. सर, कल की वीडियो भेज देना प्लीज. कल की वीडियो कल ही भेज दी थी बेटा. भेज सर. हाँ बिल्कुल भेज दी थी. कल की वीडियो कल ही भेज दी थी. हो सकता है कि शायद मैं लिंक भेजना भूल गया हूँ, पर अपलोडेड हो चुकी है. देखता हूँ मैं आज, है ना. ठीक है. आप चैनल पे खुद ही सर्च मार लिया करो. क्लास 12th की आपकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है. प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे, उसमें डेट वाइज सब अरेंज्ड है ना. जो लेटेस्ट होगी वो सबसे ऊपर ऊपर दिखाई देगी. इस तरीके से वो सॉर्टेड है. अगर मैं कभी लिंक डालना भूल जाऊं तो आप खुद ऐसे कर सकते हो. और दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि अपलोड हो गई है. ठीक है. यस सर. डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स. ऐसे फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स में हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स. पैरामेट्रिक फॉर्म्स. अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म्स लिखा हुआ है ना, तो पैरामीटर क्या होता है पहले उसको समझते हैं. भाई ऐसे फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म. तो क्या होता है पैरामीटर? बताओ. किसी को पता है पैरामीटर क्या होता है? बिकॉज पैरामीटर क्या होता है उसी से समझ में आएगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है. व्हाट इज एन पैरामेट्रिक फॉर्म? सर जो पैरामीटर सेट करते हैं ना कि पैरामीटर सेट करते हैं. देखो पैरामीटर का मतलब है मापदंड या मानदंड. हम एक पैरामीटर सेट करते हैं, यानी कि क्या होता है, मापदंड होता है. अब मापदंड क्या, उनका सिंपल सा मीनिंग है कि किसी पे डिपेंड करने वाला. जैसे कि सपोज करो मैंने आपको कहा कि आप 12th में कितना स्कोर करोगे, इसका पैरामीटर है कि आप कितना हार्डवर्क करोगे, आप कितने घंटे अपने स्टडीज को दे रहे हो. ये पैरामीटर मैंने सेट कर दिया. तो यानी कि आपका 12th में सक्सेसफुल होना या अच्छे परसेंटेज स्कोर करना कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है? कि आपने कितना अच्छी पढ़ाई करी, है ना. समझ में आया पैरामीटर का मतलब? तो पैरामेट्रिक फॉर्म, हमारे फंक्शंस भी पैरामेट्रिक फॉर्म्स में हो सकते हैं. कैसे? तो देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमने कितने टाइप के फंक्शंस पढ़े थे अभी तक? हमने दो टाइप के फंक्शंस पढ़े हैं. एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है, एक तो होता है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट. और एक होता है इम्प्लिसिट. ये दोनों तो पता ही होंगे. बोलो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है, ये दोनों तो पता ही होंगे. हम्म. यस सर. बोलो क्या होता है. सर एक्सप्लिसिट में तो y को अलग ले जा सकते हैं और हम्म. इम्प्लिसिट में नहीं ले जा सकते. नहीं ले जा सकते. एक्सप्लिसिट में y को आइसोलेट किया जा सकता है इक्वेशन की किसी भी एक साइड पे. फॉर एग्जांपल ए फंक्शन ऑफ टाइप y इज इक्वल्स टू 3x प्लस साइन एक्स. इसमें y आइसोलेट हो गया तो एक्सप्लिसिट एग्जांपल हो गया. दूसरा देखो, अगर मैं लिखूं एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू 7, इसमें हम y को आइसोलेट नहीं कर सकते ना चाह के भी. तो इस टाइप का यस सर फंक्शन इम्प्लिसिट हो गया. अब पैरामेट्रिक फॉर्म्स में जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि y एंड x, फंक्शन मेरा y और x की फॉर्म में था. डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में था. दोनों के दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं. तो वो जो तीसरा वेरिएबल है उसको कहेंगे हम पैरामेट्रिक. उसको हम कहेंगे पैरामीटर, और हमारा फंक्शन होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में.
पैरामेट्रिक फॉर्म में। एग्जांपल देता हूँ। देखो दो वेरिएबल्स हैं y एंड x। y भी डिपेंड कर रहा है किसी तीसरे वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया साइन t। और x भी डिपेंड कर रहा है किसी तीसरे वेरिएबल पे, जैसे मैंने लिख दिया cos t। ठीक है। तो अब y इज ए फंक्शन ऑफ t हो गया और x इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t हो गया। ठीक है ना। ये भी एक फंक्शन है। ये दो फॉर्म्स में दिया हुआ है, दो इक्वेशंस में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये तीसरा वेरिएबल जो होगा t, इसको हम कहेंगे पैरामीटर है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर। द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर ऑन विच बोथ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंड। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करने लग जाए तो उस जगह पे हम उस तीसरे वेरिएबल को पैरामीटर, अच्छा सेम पे डिपेंड करने चाहिए। ये टी पे कर रहा है तो ये भी टी पे। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स किसी चौथे पे डिपेंड करने लग जाए। ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस की जो फंक्शन ऐसी फॉर्म में दिए हुए, ऐसे तोड़ के दिए गए हों कि वाई ये है एक्स ये है, ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालें? समझ में आया कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स में कैसे फंक्शंस होते हैं? सर टी तो एक एंगल होगा ना? हाँ, टी एक एंगल होगा। कुछ और भी ले सकते हो। ये लो y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3, एक्स इज इक्वल्स टू टी 3t³ प्लस 5 9 स्क्वायर। ठीक है। अब अगेन टी, y इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ अगेन t 5t ले लो यहाँ पे, है ना। x इज अगेन अ फंक्शन ऑफ t। तो वैसे तो y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है, लेकिन अब की बार क्या हो गया, y एक t का फंक्शन हो गया और x भी एक t का फंक्शन हो गया। तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं y x का फंक्शन भी है, क्योंकि y t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि y भी x पे डिपेंड करेगा। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन सकता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इवन उल्टा भी हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x भी y का फंक्शन बन सकता है इस केस में। पर हम वैसा जनरली करते नहीं है। हम डिपेंडेंट वेरिएबल y को ही बनाते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे बनाते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन वो कहता है कि डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y विथ रेस्पेक्ट टू x यानी कि आपको dy/dx निकालना होगा। तो आप जनरली y को ही फंक्शन ऑफ x बनाएंगे। तो इस केस में बनाया जा सकता है, क्योंकि y भी एक ऐसे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है जिस पर x कर रहा है। समझ रहे हो पैरामेट्रिक फॉर्म? हम्म, बोलो। यस सर। ठीक है ना। तो थोड़ी सी दो लाइन लिख देते हैं इसके बारे में, समझ तो गए हो। लिखिए। हेडिंग डाल रखी थी आपने, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन की पैरामेट्रिक फॉर्म। लिखिए। a function y equals to fx is said to be in parametric form if both the dependent variable, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y और x में से? y है। वाई एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x। ठीक है ना। डिपेंड ऑन, दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं हम। डिपेंड ऑन अ थर्ड वेरिएबल, डिपेंड ऑन अ थर्ड गिवन वेरिएबल। on a third given variable, or we can say both both the dependent and independent variable, both the dependent and independent variables, dependent variables y and x are the functions of a third variable।
are the functions of a third variable. थर्ड वेरिएबल, ठीक है, और एंड दैट थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। एंड दैट थर्ड वेरिएबल, और जो तीसरे वेरिएबल का जिक्र किया गया यहाँ पे उसी को कहते हैं पैरामीटर। दैट थर्ड वेरिएबल is called the parameter। करिए यहाँ तक नोट डाउन। A function y equals to fx is said to be in parametric form if both the dependent and independent variables, if both the dependent variable y and the independent variable x depend on a third given variable, or we can say both the dependent and independent variables y and x are the functions of a third variable and that third variable is called the parameter। समझ आया सभी को यहाँ तक? बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज करिए, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। यहाँ तक समझ आया ना? हाँ जी बोलो। इन सर हाँ हाँ। सर जो थर्ड वेरिएबल है हम्म। पैरामीटर कैसे हुआ, मतलब जो मीनिंग हम जानते हैं पैरामीटर का उस पैरामीटर, अकॉर्डिंग। देखो पैरामीटर को यहाँ पे इस सेंस में लो कि जिस पर कोई चीज डिपेंड करे। पैरामीटर को ऐसे लो कि जिस पर कोई चीज डिपेंड करे, जिसके बदलने से वो चीज बदले, है ना? तो वो वहां पे टी को बदलोगे तो वाई भी बदलेगा और एक्स भी बदलेगा, तो वाई एंड टी बोथ आर डिपेंडिंग ऑन दैट थर्ड वेरिएबल टी। तो जिस पर कोई चीज डिपेंड करे उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है। ओके सर। हम्म। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट ए फंक्शन सच दैट। एक्सक्यूज सर, हाँ। सर अपन ने यहाँ पे लिखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो इसकी जगह डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आना चाहिए ना? नहीं, वाई और एक्स में से कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है? हमने ऊपर लिख दिया है फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। जब वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो गया तो इन दोनों में से टी तो हमने एक तीसरा वेरिएबल, एक तीसरा पैरामीटर ले लिया, है ना? तो वाई और एक्स में से, क्योंकि बेसिकली फंक्शन तो इसी फॉर्म में होता है जनरल फंक्शन, तो इसमें से ही हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, टी को तो हमने एक अलग ही नाम दे दिया पैरामीटर। अब ये वाई और एक्स भी उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये डिपेंडेंट हो गए दोनों ही वाई और एक्स। वाई और एक्स आपस की बात कर रहे हैं तो वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए एक्स तो हो गया इंडिपेंडेंट, वाई हो गया डिपेंडेंट। ठीक है। यस सर। In short, a function y equals to fx, a function y equals to fx such that, such that y भी एक x का फंक्शन, ओ t का फंक्शन, g लिख दो उसको g ऑफ t, ठीक है ना? एंड x भी एक t का फंक्शन, इसको लिख लो h ऑफ t। ठीक है ना? y भी t का फंक्शन हो गया, x भी t का फंक्शन हो गया, और y x का फंक्शन हो गया। ये तीन चीजें जहाँ पे ये तीन चीजें गिवन है, वहां पे मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे लिखो, ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट y इज इक्वल टू जी टी एंड x इज इक्वल टू h ऑफ t इज ए पैरामीट्रिक फंक्शन, इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म में है ये फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म्ड फंक्शन वेयर वेयर t इज द पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर कौन है? t, where t is the parameter।
ठीक है। कई बार क्या होता है, फंक्शन डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर पाता है, वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर पाती है किसी भी कारण से, है ना, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो ये जो हमने दे दिया, तो यहाँ पे भी ये वाई एक्स पे इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और उल्टा भी लिख सकते हो आप कि एक्स भी वाई पे इनडायरेक्टली डिपेंड कर सकता है, लेकिन वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम जनरली पढ़ते ही आए कि वाई को ही डिपेंडेंट बनाएंगे, एक्स को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। इसलिए ऊपर लिख दिया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब ये कि यही चीज आप चाहो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, क्योंकि एक्स भी वाई पे डिपेंड करा सकते हो, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में तो दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो हो गया फंक्शन की डेफिनेशन, अब इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, बड़ा ही आसान तरीका है। सो वी हैव, देखो, सो वी हैव, अगर मेरे पास y इक्वल्स टू जी ऑफ टी कोई फंक्शन है, यानी y अगर जी टी का एक फंक्शन है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डी वाई अपॉन डी टी होगा। बताओ, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी यस सर। होगा। और अगर x इज इक्वल्स टू एच ऑफ टी भी एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। यस सर। भाई यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है ना, वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं डी वाई अपॉन डी टी। और यहाँ पे एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, तो अब यस इन सर। ये दो यस सर। वैल्यूज हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम कैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालें, दिस इज द टास्क, है ना। तो आप चेन रूल को याद करो, आप चेन रूल को याद करो कि सपोज करो वाई टी पे डिपेंड कर रहा था, या बीच में कोई और वेरिएबल आ रहा था, फंक्शन फंक्शन के मतलब कंपोजिट फंक्शन जब चल रहे थे, तब हम क्या लिखते थे, कुछ ऐसा लिखते थे कि डी वाई अपॉन डी टी। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। मैंने आपको बताया था कि आप मान लिया करो कि ये कट भी गया, चेन रूल ऐसे चलता था, बोलो चेन रूल ऐसे चलता था। यस सर। तो यस। यहाँ से अगर मैं मुझे तो इस चीज की वैल्यू चाहिए ना, अगर मैं इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, तो इक्वेशन फॉर्म में वो कुछ ऐसे हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। कैसे अपन y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आप पहले y को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t, x को भी डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर y को रिस्पेक्ट जो डिफरेंशिएट किया उसकी वैल्यू को उसकी वैल्यू से डिवाइड करा दो, वही आपका डिफरेंशिएशन होगा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। सर ये ठीक। ऐसा अपन कर तो लेंगे, पर एक्स की टर्म तो आ ही नहीं रही ना इसमें, वाई इज इक्वल्स टू जी तो ऑफ टी आपका में। आपका y और x दोनों t की फॉर्म में है ना, तो आपका डेरिवेटिव भी यहाँ पे t की फॉर्म में आएगा, उसी पैरामीटर में आएगा जिस पैरामीटर में गिवन है, और वो करेक्ट होगा। ठीक है ना। नहीं सर, मतलब अपन जो एक्स ले रहे हैं ना, डी एक्स। देखो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से आप डी वाई बाय डी टी निकालोगे तो वो कुछ टी की फॉर्म में आएगा। आप इस यस सर। फंक्शन को जी ऑफ टी को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू टी, जो नीचे टी फंक्शन गिवन है इसको भी आप रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो डी एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है ना। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी, ये भी टी की फॉर्म में आएगा। फिर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो अगेन एक टी की वैल्यू टी की फॉर्म में वैल्यू आएगी। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में वो टी की वैल्यू एक्स और वाई में कन्वर्टेबल होती है, कन्वर्ट हो जाती है, जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से कन्वर्टेबल है और कन्वर्ट हो रही है तो कर दो। अगर नहीं हो पा रही है तो आप टी की फॉर्म में ही आपका आंसर मार्क करोगे, जिस पैरामीटर में क्वेश्चन है उसी पैरामीटर में जनरली आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यस सर। ठीक है, तो हेयर
डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू, लिख सकता हूं मैं dy बाय dt, एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टी, भाई जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं वो नीचे आ जाता है, और जिसका निकालते हैं वो ऊपर आ जाता है। y का निकाल रहे हो t के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे x का निकाल रहे हो t के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, ये हो गया आपका dx बाई dt। डेरिवेटिव है ना, यहाँ तक लिख लिया। नाउ वी नो दैट बाय चेन रूल, नाउ we know that by using chain rule we have by using chain rule we have dy by dt equal to dy by dx इंटू dx by dt। ये चीज तो अपन पहले भी सीख चुके हैं, चेन रूल से यही लिखेंगे dy by dt इक्वल्स टू dy by dx इंटू dx by dt। तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकालेंगे जब हम, सो यहाँ से जैसे ही अपन dy by dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज उधर जाके dx by dt उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई कैन राइट dy by dt अपॉन dx by। अब आप यहाँ पे ऐसे मत मानना कि सर ये dt से dt कट जाता है इसलिए ये dy by dx होता है, ये है ना कोई दो वैल्यूज नहीं है जो कट जाएंगी, ये एक अलग वैल्यू, ये एक अलग वैल्यू, और ये एक अलग वैल्यू, अलग वैल्यू नहीं है जो कट जाएंगी, ये एक पूरी वैल्यू है, इसका एक मीनिंग है, इसको उस चीज को हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं dy by dt, इस चीज का मीनिंग है डेरिवेटिव y विद रेस्पेक्ट टू t। हाँ, आप एक तरीके से याद करने के पर्पज से आप लिख सकते हो कि dy by dx dy by dt अपॉन dx by dt इसलिए होता है क्योंकि dt से dt कट गया, लेकिन एक्चुअली कटता नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे कटता नहीं है, क्योंकि चार वैल्यूज नहीं है dy dt dx dt, ये दो ही वैल्यूज हैं, एक dy by dt है और एक dx by dt है, इसका एक मीनिंग है, ठीक है, dy by dt अपॉन dx by dt। ये आपका फाइनल आंसर है, इसी तरीके से आपको इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इसको कर दीजिए ब्रैकेट में पैक। अब इस पैरामेट्रिक फॉर्म्स वाले फंक्शन का एक मीनिंग और सीखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। एक लाइन और लिख दीजिए यहाँ पे, तो so डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is given by फिर ये वाली नीचे वाली चीज लिखी, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is given by dy by dx equals to dy by dt अपॉन dx by dt। हो गया यहाँ तक। अच्छा, मैं उल्टा पूछ लूं, वैसे तो मैंने कहा कि y को हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन ये चीजें फिर बदल जाएंगी आगे चल के, और फिर से हमको ऐसी ऐसी जगह हमको उल्टा भी करना पड़ेगा कई जगह, है ना, या आगे होगी वो उल्टा करवाएगा कि डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू y। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y पूछ ले तब क्या करोगे?
और दोनों अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई पूछ ले, यानी आपसे dx बाई dy पूछ ले, आप क्या करोगे बोलो? उल्टा कर दोगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी। अगर आप यहाँ उल्टा करते हो तो वहां भी उल्टा कर दोगे, ठीक है? सर हाँ। सर जैसे अभी आपने बताया कि ये डी वाई कट नहीं सकता क्योंकि पूरी एक हम्म, वैल्यू है, हम्म। तो सर चेन रूल में फिर हमने ये डिराइव कैसे किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी वहां पे भी हमने अपॉन। वहां पे भी मैंने यही कहा था कि ऐसे मत मानना कि वो कट रहा है। वहां पे भी हमने ऐसे ही कहा था कि ऐसे मत मानना ही कट रहा है, ये मीनिंग वाइज सेट हो रहा है। मीनिंग वाइज कैसे सेट हो रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स when multiplied by derivative of x with respect to t ultimately gives me derivative of y with respect to t। ये मीनिंग वाइज सेट हो रहा है, इस तरीके से सेट नहीं हो रहा है कि ये कट रहा है। वहां पे भी मैंने कहा था कि ये कट नहीं रहा है, पर हाँ एक तरीके से याद रखने के पर्पज से हम ये लिख सकते हैं कि y बाई टी है और बीच में कहीं x घुसा हुआ है, तो y को पहले x से करो, x को फिर t से करो, y को पहले x से करो, x को फिर t से करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? और चेन रूल के एक बार आप नोट्स उठा के देखो, वहां पे मैंने कहीं पर भी इसको वैसे काट के नहीं लिखा है, मीनिंग वाइज ही लिखा होगा जो भी लिखा है। एक बार आप नोट्स एंड वीडियोस को एक बार रिवाइज करना, है ना? नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल दोस नोट्स हियर। आप एक बार देख सकते हो, अगर आपके माइंड में कहीं भी क्वेरी या कंफ्यूजन है, उन नोट्स को या वीडियो को फिर से देखना है, ठीक है? वहां पे भी मैंने नहीं कहा कि ये कट रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? याद रह जाए हमको ये चीज, तब आप ऐसे मान लो कि हाँ चलो ये कट गया, डी वाई बाई डी टी बचा। केवल उस वहीं तक सीमित रखना है कि याद रह जाए, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कटता नहीं है, ना नीचे ना ऊपर। हाँ जी। एनी द डाउट? उल्टा समझ में आया ना कि सर विद एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई करूँ तो इसका भी उल्टा कर देना है ना? हाँ बोलो। सर अगर x की टर्म गिवन नहीं हो तब भी डेरिवेटिव्स निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ही निकालेंगे। एक्स की टर्म्स गिवन है ना, एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग ऑफ वाई, समथिंग ऑफ टी गिवन है ना, तो एक्स तो मौजूद है वहाँ पे, एक्स एक सर फंक्शन जैसे की फॉर्म में उससे गिवन है। पहले वाला हाँ y इज इक्वल्स टू g ऑफ t वाला। देखो, वाई भी एक फंक्शन है टी का और एक्स भी एक फंक्शन है टी का, तो कहने का मतलब है कि बेटा इनडायरेक्टली वाई एक्स का फंक्शन और एक्स वाई का फंक्शन बन सकता है। हम अब एक्स वाई का फंक्शन कम बनाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि वाई एक्स का फंक्शन बनाए, तो फिर हम एक ही तरफ की बात करें कि वाई भी एक्स का फंक्शन बन सकता है अगर दोनों ही एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस पे क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस पे क्या होता है डिपेंडेंट। जैसे जैसे अपन राइट लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या नीचे आ रहा है, या राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वही तो है फंक्शन। ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टी रखूं और डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई रखूं, अगेन एक दूसरे ग्राफ में मैं वापस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टी रखूं और अब की बार यहाँ एक्स रखूं, तो मैं एक तीसरा ग्राफ बना सकता हूँ जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई रखूं। इन दोनों ग्राफ की मदद से मैं एक तीसरा ग्राफ बना सकता हूँ, वाई को एक्स पर डिपेंड करवा सकता हूँ, इवन उल्टा भी करा सकता हूँ, एक्स को वाई पर भी, लेकिन वो करेंगे नहीं, वाई को एक्स पे डिपेंड मैं करवा सकता हूँ। ठीक है? जब एक्स टी पर एंड वाई टी पर डिपेंड करे। ठीक है? यस सर। चलिए। हाँ, अब एक चीज सुनो, इस पैरामेट्रिक फॉर्म्स वाले फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का एक दूसरा मीनिंग या दूसरी एक लाइन लिख दूं उसके लिए जो आपको याद रह जाए, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म को हम ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो भी हम इसको, इसका एक दूसरा नाम रख सकते हैं। ठीक है ना? कैसे देखो? देखो पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ कि इसका मैं दूसरा नाम क्या रख सकता हूँ। डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन मैं विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन लिख रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये देखो कैसे मैं इसका नाम रख पाया इस तरीके से।
डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हाँ जी, देखते हैं। देखो मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे डी वाई बाई डी एक्स चाहता हूँ, समझ लो इसको केवल, है ना। मैं आपसे डी वाई बाई डी एक्स चाहता हूँ, तो इन शॉर्ट वाई क्या है? वाई क्या है बेटा? जी ऑफ टी। और एक्स क्या है बेटा? एच ऑफ टी। तो आप ध्यान से देखिए, जी ऑफ टी वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एच ऑफ टी वाला फंक्शन। तो हो गया ना इसका नाम, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब तक अपन एक वेरिएबल को एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अभी एक पूरा फंक्शन है इसको, भाई वाई भी चलो फंक्शन था, ऐसे कह सकता हूँ कि अब तक अपन एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू उसी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई वाई अगर एफ एक्स है, तो मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा था उसी फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और ये दोनों फंक्शन सेम ही वेरिएबल के फंक्शन हैं। ये दोनों सेम ही वेरिएबल के फंक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कह दूं कि बेटा मेरे पास दो फंक्शन हैं, एक है एफ ऑफ एक्स, एक है जी ऑफ एक्स। आप इस फंक्शन को आप इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो आप ऐसे लिखेंगे, डी ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोला है, विथ रेस्पेक्ट टू, मैं कह दूं इसको इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कैसे लिखोगे? डी ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, इसी तो लिखोगे ना। अभी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान से देखो, ये कुछ नहीं है, ये वाई है, ये कुछ नहीं है, मतलब अब यहाँ तो मैंने एक्स लिख दिया, मान लो इसको मैं टी लिख दूं, ये कुछ नहीं है, ये वाई है, और ये क्या है? एक्स है, तो वही डी वाई बाई डी एक्स है। समझ रहे हो बेटा? बोलो। तो इसका दूसरा तो नाम ये वाला रखें, रिपीट करना एक बार। देखो आप क्या निकाल रहे हो? डी वाई बाई डी एक्स। तो कहने के लिए तो आप y को, एक वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो अनदर वेरिएबल x, लेकिन यहाँ पे y एक फंक्शन है t का, तो y की जगह मैंने रिप्लेस किया g ऑफ t, और x को मैंने रिप्लेस किया, वो भी t का एक फंक्शन है h ऑफ t। तो कहने के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ t फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू h ऑफ t वाला फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हुआ नहीं हुआ? देखो एक बार आप एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू वी कॉल द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म वाला डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, तो इस पूरी चीज को भी हम एक लाइन में लिख लेते हैं कि हाउ इज इट कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ताकि आपको नोट में ध्यान रह जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, और हेयर इस तरीके से लिखिए नोट डाल के, हेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वाई क्या था मेरा? क्या था वाई बेटा? जी ऑफ टी है ना, और एक्स क्या था मेरा? एच ऑफ टी। ठीक है, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट वी आर differentiating we are differentiating the function with respect to with respect to another function। कोई पूछे कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैसे है,
तो आप सिंपल बस ये 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं कि y की वैल्यू पुटअप कर दो और नीचे जो है x की वैल्यू पुटअप कर दो। So we can say that we are differentiating a function with respect to another function. अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस में, करके देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं। तो सर इन इक्वेशन से तो कुछ करना ही नहीं होगा ना, GT दिया हुआ होगा, HT दिया हुआ होगा, डिवाइड ही तो करना है। इसका मतलब ये है कि भाई gt को ht से डिवाइड करना है। अगर मैं dy बाई dx लिखता हूँ तो क्या उसका मतलब ये होता है कि y को x से डिवाइड करना है? y को x की रेस्पेक्ट नो में सर। डिफरेंशिएट करना है। y के x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो g ऑफ t को h ऑफ t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अभी करते हैं क्वेश्चन, फिर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है ना, ये पूरी एक वैल्यू है। ऐसे मत मानो ऊपर वाली अलग वैल्यू है नीचे वाली अलग वैल्यू है। इसका मीनिंग है कुछ, इसका मीनिंग है कि इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ठीक है, क्लियर है अभी? बोलो, शुरू करें क्वेश्चंस। चलो इस नोट्स को यहीं पे पेंडिंग छोड़ो, एक बार देखते हैं कुछ और ऐड अप कर पाएंगे तो, कुछ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना और आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाते हैं। एक्सरसाइज 5.6 देखो, इफ एक्स एंड वाई आर पैरामेट्रिकली कनेक्टेड, आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, ठीक है ना, बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 to 10 में कुछ इक्वेशंस गिवन है। देखो पहली इक्वेशन, दो इक्वेशंस है और इसमें दिया हुआ है कि वाई एंड एक्स क्या है, पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों एक ही पैरामीटर के फंक्शन हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप क्या करना चाह रहे हो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स शुड ऑल्सो बी ए फंक्शन ऑफ टी। ये डी वाई बाई डी एक्स भी एक टी की फॉर्म में आना चाहिए ना, एलिमिनेट नहीं करना है आपको पैरामीटर को। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नोट डाउन करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर एंड कॉमा y इक्वल्स टू 80 की पावर 4, y इक्वल्स टू 80 की पावर 4, ये गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस गिवन इंफॉर्मेशन से आपको डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है। आप कुछ मत करो, आप डी एक्स बाई डी टी निकालो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब दोनों को आप डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, with respect to t, we get, तो यहाँ तो हो गया dx बाई डी टी, और 280 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 नीचे आ जाएगा तो 480 हो जाएगा, बोलो, कॉमा इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और 80 टू द पावर 4, 4 नीचे आ जाएगा तो 480 क्यूब। बताओ ये चीज समझ में आई? जैसे अपन जो काम एक्स में करते थे, 2 × 2 4 AX हो जाता, यहाँ पे एक्स होता तो ये 480 क्यूब हो जाता। तो वही काम अब अपन टी में कर रहे हैं, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये 480 आ गया और ये 480 क्यूब आ गया। समझ आया? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? सर यहाँ पर ए क्या है? ए कोई कांस्टेंट नंबर है, इसका कोएफिशिएंट है। जैसे अपन लिखते थे ना, जैसे अपन 3x लिख दें 4x लिख दें, तो ये इसका वेरिएबल का कांस्टेंट एक कोएफिशिएंट होता है। तो वो कोएफिशिएंट गिवन नहीं है, वो ए की फॉर्म में गिवन है। पर ए कोई वेरिएबल नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है। ए सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमें पता नहीं है, तो हम ए को ए लिखेंगे। ठीक है। यस सर। तो तो
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। सो सिंपल। 480, सॉरी डी वाई बाई डी टी पहले लेना है। 480, हाँ चलने तो 480 क्यूब ले लो बस अपॉन 480। 4a से 4a गया, टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी 3 आंसर। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स भी टी की फॉर्म में ही आ रहा है, तो उसने कहा था टी को एलिमिनेट नहीं करना है, मैंने नहीं किया। कई बार वो उल्टा भी कहता है टी को एलिमिनेट करो। टी को एलिमिनेट करो तो हम क्या करेंगे, आंसर ले आएंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसको मैं वाई और एक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो ना इन द फॉर्म ऑफ एक्स, और यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वाई। तो जो भी इजी रहेगा, एक्स की फॉर्म में निकालना है, कई बार तो क्लियर कट गिवन होता है कि हाँ टी की फॉर्म में एक्स ऐसे आ रहा है, टी की फॉर्म में वाई ऐसे आ रहा है। तो फिर हमको उसको चेंज करके एक्स और वाई में भी लेके जाना होता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स या इन द फॉर्म ऑफ वाई, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लेके जाना होता है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे देखेंगे। ठीक है, बाकी कोशिश हम यही करेंगे कि ये टी की फॉर्म में ही रहे। ठीक है, समझ आया पहला क्वेश्चन, काफी सरल चीज है। सर तो लास्ट में अपन ने इसको डिवाइड ही तो करा है ना। वैल्यू को वैल्यू से डिवाइड किया ना बेटा, वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया ना, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि वैल्यू को वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि चेन रूल में वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अगर मैं a इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, तो हम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई सम वैल्यू कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू निकालने के लिए तो अब ये वैल्यू से डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है ना। ऐसा थोड़ा ना हो रहा है कि dt और dt कोई वैल्यू है जो डिवाइड हो रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। सर यहाँ पर dy को dy बाई dt मान रहे हैं क्या अपन? dy को dy बाई dt नहीं मान रहे, y d, आप फिर से dy को एक वैल्यू मान रहे हो हमेशा, तभी आप कह रहे हो कि dy को आप ये मान रहे हो। dy बाई dx एक वैल्यू है जिसका मीनिंग है y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। मीनिंग वाइज अगर ये y और x दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे, तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t जो वैल्यू आएगी और x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t जो वैल्यू आएगी, इनके डिवीजन के बराबर होगी y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। Don't consider dy and dx alone. dy by dx is a complete value, complete meaning, holding complete meaning. तो इस मीनिंग होल्ड करती है ये। ठीक है, ठीक है बेटा। इस पूरी चीज को आप चलो ऐसे लिखो, dy बाई dt है ना, इसको आप लिख दो चलो y डैश, लेकिन फिर किसके रेस्पेक्ट में वो नहीं लिख पाओगे अब, है ना। ठीक है, y डैश इक्वल्स टू y डैश अपॉन x डैश, लेकिन अब ये तो है x के रेस्पेक्ट में, ये दोनों है यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में। तो वो डैश वाली फॉर्म में हम लिख नहीं सकते ना किसके रेस्पेक्ट में, इसलिए लिखा नहीं जाता, इसी फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इजी इजी से क्वेश्चन है, 5 6 तो x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा। तो अब आप देखो यहाँ पे पैरामीटर कौन सा यूज हुआ है, पहचानो पैरामीटर कौन सा यूज हुआ है। कॉस थीटा। cos थीटा नहीं लेंगे, थीटा लेंगे। ठीक है ना, पैरामीटर कौन सा यूज हुआ है, थीटा, जो लास्ट वेरिएबल है थीटा, जिस पे ये डिपेंड कर रहे हैं एक्स एंड वाई दोनों। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे यार x इक्वल्स टू a cos थीटा है। सर हाँ, सर अगर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा, जैसे यहाँ पे ए तो कांस्टेंट दे रखा होगा क्वेश्चन में, हाँ, लेकिन अगर नहीं दे रखा हो तो मुझे एक चीज बताओ, फंक्शन कांस्टेंट पे लगता है जनरली या वेरिएबल पे लगता है। cos थीटा भी तो एक फंक्शन है, वो किस पे लग रहा है वो देखो। हम्म, वो भी तो एक हिंट है ना, इतना अंडरस्टूड मानते हैं हम। होने में तो चलो ये कांस्टेंट पे भी लग सकता है, भाई cos a भी होता है, लेकिन जनरली तो बेटा cos x पर ही होगा ना, फंक्शन पर ही होगा ना। तो यानी कि ये जो चीज है वो मेरी वेरिएबल माननी पड़ेगी मुझे। ठीक है,
सर जैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बट जो वो आए हैं जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस, फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस भी साफ साफ दिखाई देते हैं बेटा। अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे ए एक्स क्यूब, आप किसको वेरिएबल किसको कांस्टेंट मानोगे, मतलब किसको वेरिएबल किसको कोएफिशिएंट मानोगे? ऑब्वियसली इसको कोएफिशिएंट एंड इसको वेरिएबल मानोगे, जनरली अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो। यस सर। ठीक है ना? हाँ जी। तो एक्स एक इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। और वन मोर थिंग देखो, अगर आप यहाँ पे ए और बी पे जाते तो ये जनरली बदल भी जाते हैं, यहाँ ए था यहाँ बी हो गया। ठीक है ना? तो जो मेन पैरामीटर है जिस पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं वो है थीटा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे हम दोनों साइड, मतलब दोनों इक्वेशंस में। और सर हम्म, सर अगर जैसे ऐसे आ जाए कि एक तो आ रहा है जैसे x आ रहा है कि 2a t² और हम्म, y आ रहा है 4a t², तो तो ठीक हो गया ना बेटा। अगर एक्स आ रहा है 2a t² वाई आ रहा है 4a t², तो हम टी मानेंगे, क्योंकि देखो फंक्शन स्क्वायर भी एक फंक्शन है ना, वो तो टी पे लग रहा है ना सर बेटी। लेकिन यहाँ दोनों जगह a भी तो आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जनरली चेंज किया कर देते हैं ना, भी कर सकते हैं। वो तो पिछले क्वेश्चन में भी चेंज कहा हुआ, फिर फर्स्ट क्वेश्चन में भी ए ए ही है ना दोनों जगह। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा यस बदल सर। जाता है, ये जनरली बदल जाता है। ठीक है। ओके सर। यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, डी एक्स अपॉन थी डी एक्स बाई डी थीटा। अपॉन नहीं कहो, क्यों अपॉन कहोगे तो फिर आप वापस डी एक्स एंड डी थीटा को अलग अलग वैल्यू मानोगे। डी एक्स बाई डी थीटा ये एक वैल्यू है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है। क्या वैल्यू आएगी, मतलब क्या डेरिवेटिव होगा? ए तो कांस्टेंट है, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? माइनस साइन थीटा। -sin थीटा। यस सर। ठीक है। और थीटा का वन होगा, जैसे वहां पे मान लो ये एक्स होता तो एक्स का फिर जनरली वन होता, तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में, वैसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो एक्स का डेरिवेटिव वन मानते हैं। देखो, जब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है उस केस में एक्स का डेरिवेटिव वन मानते हैं। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा अगर डिफरेंशिएशन किया गया है तो थीटा का डेरिवेटिव वन मानेंगे। यस सर। ठीक है। तो आप थीटा का अलग से ये मत लिख देना डी थीटा बाई डी एक्स, जैसा अपन पहले करते थे, वहां पे एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल देते, अब तो खुद थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो डी थीटा बाई डी थीटा है तो वो वन है। ठीक है ना? एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, डी वाई बाय डी थीटा। बोलो डेरिवेटिव क्या लिखोगे, बी कांस्टेंट और वही माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है माइनस ऑफ ए साइन थीटा, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है माइनस ऑफ बी साइन थीटा। फाइन। यहाँ पे कोई डाउट? बोलो यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स एक बार निकालो यहाँ से। So my dy by dx will be equal to dy by d theta divided by dx by d theta. फाइन। ठीक है। किसी के माइंड में अगर ये डाउट हो कि सर इसी को क्यों उसी से डिवाइड कर रहे हो, उल्टा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अगर मुझे डी एक्स बाई डी वाई चाहिए होता किसी क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती कि इस चीज़ की जरूरत पड़ती जो आगे पड़ेगी, या फिर क्वेश्चन ने डायरेक्ट पूछ लिया कि डी एक्स बाई डी वाई निकालो, तो फिर मैं उल्टा करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है ना? तो डी एक्स बाई डी सर थीटा डी वाई बाई डी, हाँ।
सर जैसे यहाँ पे dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा किया है dy बाय डी एक्स के लिए, हम्म और अगर इसको अपन मल्टीप्लाई लगाने की वजह से हम्म इसका डेरिवेशन चेंज कर दें dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, तो वो डी थीटा बाय डी एक्स कैसे आएगा? dy बाय डी थीटा इंटू आगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। हम्म, तो इस चीज का मीनिंग क्या है ये सोचो। y का डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा और थीटा का डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू y। यहाँ पे इधर वाली चीजों का सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है इस जगह पे। यहाँ पे y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर उसी थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एक तरीके से ये है कि y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा x पे डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली y x पे डिपेंड कर रहा है। और अभी जो चल रहा है उसमें y थीटा पे कर रहा है और x भी थीटा पे कर रहा है, थीटा x पे नहीं कर रहा है। यहाँ तो देखो थीटा x पे कर रहा है, यहाँ पे x थीटा पे कर रहा है, दोनों बातों में फर्क है ना। तो उल्टा हुआ इसीलिए तो वो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हुआ। भाई देखो वाई थीटा पे ऐसे मान के चलो कि वाई थीटा पे डिपेंड कर रहा है और थीटा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको मैं दो बातों में तोड़ूं तो वाई थीटा पे कर रहा है एंड थीटा एक्स पे कर रहा है। ये तो होता था पहले चेन रूल में। अब क्या हो रहा है कि वाई भी थीटा पे कर रहा है और एक्स भी थीटा पे कर रहा है। तो चलो ये वाली चीज तो सेम है दोनों में, वाई थीटा पे कर रहा है, ठीक है बात। लेकिन ये चीज तो अपोजिट है ना, इसीलिए जो ऑपरेशन सर लगा, इसलिए जो ऑपरेशन लगा वो भी ऑपोजिट लगा, मल्टीप्लाई की जगह ऑपोजिट ऑपरेशन डिवाइड। हाँ सर इसमें भी तो dx बाय डी थीटा है, मतलब x डिपेंड कर रहा है थीटा पे। एक्स डिपेंड कर रहा है थीटा पे, लेकिन यहाँ तो थीटा डिपेंड कर रहा है ना इस पे। यहाँ तो हमने डी थीटा बाई डी एक्स लिखा था, यहाँ हम डी एक्स बाई डी थीटा लिख रहे हैं। फर्क है ना दोनों बातों में। तो सर डी थीटा बाय डी एक्स कैसे निकालेंगे? वो मतलब गलत हो जाएगा क्या? डी थीटा बाई डी एक्स निकाल सकते हैं ना, थीटा एक फंक्शन ऑफ एक्स ले लो। अपन ने माना था ना बीच में जाके टी, जैसे अपन ऐसे लिखते थे कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अपन एक्स स्क्वायर को टी मान लेते थे, तो टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और फिर आप जैसे मान लो इसको मैंने वाई लिख दिया, तो टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया और वाई इज इक्वल्स टू साइन टी हो गया। तो अब आप चेक करो वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, टी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, टी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो वाई टी पे डिपेंड कर रहा है तो आप डी वाई बाई डी टी निकाल सकते हो, और टी एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो आप डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। उल्टा लिख दिया गया, डी वाई बाई डी टी लिखो यहाँ पे है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स है। ये हमने चेन रूल पे किया था यस ना। सर। हाँ और सर यही चीज करनी है कि यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, तो नहीं हो पाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, एक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, टी इज ए फंक्शन ऑफ, आप लॉजिकल सोचो भाई, मैथ्स में हम कोई चीज उल्टी करेंगे तो उसका इफेक्ट भी उल्टा आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। यहाँ पे अपन थीटा को डिपेंड करवा रहे हैं एक्स से, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई वाली चीज यूज हुई थी इन द चेन रूल। यहाँ पे अपन इस चीज का एग्जैक्टली उल्टा करवा रहे हैं, एक्स को डिपेंड करवा रहे हैं थीटा पे। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है नहीं होता मैथ्स में, बोलिए। यस सर। समझ आया। और सर अगर इस क्वेश्चन में हम्म, डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालना हो तो? डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालना हो तो डी थीटा को एक्स का फंक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर उसके लिए डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसको पकड़ो, आप क्या लिखोगे इसको, पहले एक उधर ले जाओ, एक्स बाई ए इक्वल्स टू कॉस थीटा। फिर आप क्या निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई। अब थीटा एक फंक्शन ऑफ ए एक्स बन गया, तो आप डी थीटा बाई डी एक्स भी निकाल सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। कोस इनवर्स वाली, कोस इनवर्स को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स बाई ए का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ये आ गया थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको और सर थीटा, अब इसको अपन अब इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई कर डी दो, बाय। सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आपने अगर यस उल्टा सर कर यही दिया ना, पूछना चाह रही हाँ, अगर आपने डी एक्स बाई डी थीटा की जगह डी थीटा बाई डी एक्स निकाला है, तो अब इस चीज से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और आप करके देख लेना सेम आंसर आएगा।
यस सर। ठीक ओके है भाई, आप अगर वही चेन रूल पे ही चलना चाहते हो कि सर मैं डिवाइड नहीं करूंगी, मैं तो यही करूंगी dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यही कहना चाह रहे हो आप? मैं तो इसी को dy बाई डी एक्स की वैल्यू मानूंगी चेन रूल से। यस तो सर। dy बाई डी थीटा तो आप वैसे भी निकाल रहे हो। अब आप dx बाई डी थीटा की जगह उल्टा निकाल रहे हो डी थीटा बाई डी एक्स, तो इस वाले फंक्शन को भी इनवर्स बनाओ पहले। अभी x ए फंक्शन ऑफ थीटा चल रहा है, आप थीटा ए फंक्शन ऑफ x बनाओ उसको इस तरीके से, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स बाई ए। अब आप यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स निकाल सकते हो कॉस इनवर्स वाली जो हमने फॉर्मूले याद किए थे उससे, और फिर उस जो भी चीज आई उसको आप इससे मल्टीप्लाई करा देना माइनस बी साइन थीटा से, तो भी सेम आंसर आएगा जो अभी आ रहा है। लेकिन वो करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा इससे लेंदी हो जाएगा ना, तो टेक्निक्स दोनों आनी चाहिए। यस सर। आप मीनिंग समझ चुके हो कि हाँ कर क्या रहे हैं? ठीक है, यस सर। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए ना? भाई डी वाई बाई डी थीटा है, अगर कल को इसकी जगह डी थीटा बाई डी एक्स होता तो ये डिवाइड नहीं होता, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता डी थीटा बाई डी एक्स, फिर ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता अगर नीचे उल्टा होता। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा यहाँ पे इजीली आ रहा है, निकाल लो। अब क्या हो गया, माइनस बी साइन थीटा। पर सर पैरामीटर की तो डेफिनेशन ये है ना कि दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड रहेंगे। हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में है तभी तो हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम उल्टा कर देंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ही नहीं रहेगा। अगर मैं इसको उल्टा यस लिख सर। दूं कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो अब क्या हुआ, अब थीटा एक फंक्शन ऑफ एक्स है और वाई एक फंक्शन ऑफ थीटा है, तो अब ये दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में है ही नहीं अभी। अब ये क्या बन चुके हैं, अब ये बन चुके हैं, देखना ध्यान से, वाई इज इक्वल्स टू बी कॉस, मैं थीटा की वैल्यू डाल दूंगा ना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। तो अल्टीमेटली ये कॉम्पोजिट फंक्शन बन चुका है। तो आपने पैरामेट्रिक फॉर्म से उसको कॉम्पोजिट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म से कॉम्पोजिट फॉर्म में चेंज करोगे तो फिर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, अब की बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस थीटा की जगह मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया आपको। क्लियर है? और सर जैसे वो कह रहे हैं कि डी थीटा बाई डी एक्स करने के लिए, तो फिर सर ये तो चेन रूल लगा दिया ना अपन ने। डी थीटा बाई डी एक्स करने के लिए हमने फंक्शन को उल्टा किया और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, लेकिन फिर वो डिवीजन में सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे वो एक कॉम्पोजिट फंक्शन बन चुका है, पैरामेट्रिक फंक्शन से वो एक कॉम्पोजिट फंक्शन बन चुका है। कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने में चेन रूल लगता है जिसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर डिवीजन नहीं होगा। और ठीक है, सर जो अभी जो मेथड अभी आपने बताया था वो उल्टे वाला, वो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भी आपने बताया कि पैरामेट्रिक्स में तो रहेगा ही नहीं। पैरामेट्रिक में तो यहाँ भी नहीं रह रहा है बेटा, देखो माइनस बी बाई ए कट रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार आप पीछे आंसर चेक करो, वो तो यहाँ पे भी नहीं रह रहा है ना, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस बी बाई ए यानी कि बी बाई ए, पीछे आंसर चेक करो किस फॉर्म में है, यस सर यही है। बी बाई ए की फॉर्म में ही। तो ये बताए क्या कहना चाह रहा है, उसके क्वेश्चन का मीनिंग वही है कि जो भी इसने प्रियांशी ने करवाया ना वो नहीं करना है। प्रियांशी ने जो उल्टा करवाया ना, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा इक्वल वाई इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, ध्यान से देखो, इसमें हम इसका उल्टा कर दें तो थीटा की वैल्यू आ गई थी हमारी कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, राइट? तो फिर y इज यस इक्वल्स टू सर। बी कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू को मैंने ये रिप्लेस कर दिया कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। तो अब आप ध्यान से देखो y इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन में थीटा एलिमिनेट हो गया, यस सर। वो नहीं करना है। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर का मतलब ये है कि ये नहीं करना। ठीक है, यानी कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं यस बनाना है, सर। पैरामेट्रिक में ही रखना है। आंसर आपका थीटा के अलावा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा भी आ सकता है, वो एक अलग चीज है। क्या नहीं करना है, हम पहले इसका मीनिंग गलत समझ गए, हम इसका मीनिंग ये समझ गए कि आंसर में हमारा वो टी या थीटा दिखना चाहिए, वो नहीं भी दिखे तो चलेगा। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर का मतलब है कि इसको कुछ भी ऐसे उल्टा फुल्टा करके आप ऐसे नहीं बनाओ, जैसे कि ये बन गया था y इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा की जगह फिर बन गया था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई। तो डायरेक्टली y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बना दिया आपने, थीटा को एलिमिनेट ही कर दिया, वो नहीं करना। ठीक है, यानी कि ज्यादा मेहनत का काम उल्टा नहीं करना है, कम मेहनत का काम ही करना है, क्योंकि ये करना तो उल्टा ज्यादा मेहनत का काम है। ठीक है, यस सर। अब मेरे सर हिसाब वो से सारे, हाँ अपोजिट होगा तब क्या, सर वो अपोजिट होगा तब डिवाइड ना होके मल्टीप्लाई होगा, ये चीज समझ नहीं आई। ये चीज समझ नहीं आई। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, आपने बचपन से सीखा है, एक एग्जांपल लेते हैं,
कि डिस्टेंस जो होती है स्पीड इनटू टाइम होती है। ठीक है, बोलो सीखा है नहीं सीखा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होती है। तो अगर मैं स्पीड निकालूं तो डिस्टेंस बाई टाइम होती है कि नहीं होती, बताओ? आवाज आ रही है? यस सर। तो डिस्टेंस निकालने की जगह हमने स्पीड निकाली है। तो मैं हमारी लैंग्वेज, डेली लैंग्वेज के हिसाब से कहूँ तो हमने उल्टा किया है। तो मैथमेटिकली भी तो हमने उल्टा ऑपरेशन लगाया। दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, दिस इज अ डिवीजन ऑपरेशन। तो प्रैक्टिकली जब हम कोई चीज उल्टी करते हैं तो मैथमेटिकली भी उसका उल्टा ऑपरेशन लगाते हैं। तो जब एक्स थीटा पे डिपेंड कर रहा था, सॉरी उल्टा कह दिया, जब थीटा एक्स पे डिपेंड कर रहा था, जब थीटा एक फंक्शन ऑफ एक्स था, तब हम मल्टीप्लाई करते थे। अब इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं हम, एक्स को थीटा पे डिपेंड करवा रहे हैं, तो इस ऑपरेशन का भी उल्टा डिवाइड करेंगे। अच्छा, वाई तो थीटा पे उधर भी डिपेंड कर रहा था कॉम्पोजिट फंक्शन के टाइम में भी, और अभी भी कर रहा है, तो ये तो सेम हो गया, सेम सेम हो गया। बस फर्क तो थीटा और एक्स का ही है, और एक्स और थीटा का ही है। यहाँ पे अभी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, और कॉम्पोजिट फंक्शन में थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स हुआ करता था। जब अपन उसको एक्स को थीटा मान लेते थे या टी मान लेते थे, जैसे एक्स स्क्वायर है उसको टी मान लेते थे, तो फिर टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो जाता था। समझ रहे हो बच्चों? नहीं समझ रहे फनीशा? सर समझ रहे हो? भाई कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता था, और ध्यान इसके से अपन ने पहले देखो, एक बार फिर से देखो। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। आपने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो वाई इज इक्वल टू साइन टी हो गया। हो गया? बताओ, वाई टी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। और टी किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अभी क्या हो रहा है कि अभी भी वाई तो टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टी एक्स पे करने की बजाय एक्स टी पे कर रहा है। ये वाला पार्ट उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ये वाला पार्ट उल्टा हो रहा है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो एरो है इसको उल्टा कर दो, टी भी एक्स पे, एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, दोनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं। पहले ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसीलिए वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये याद यस रखने सर। के पर्पज से कि हम भले वहां पे हम अब सोचें, लॉजिकली सोचें कि यार डिवाइड हुआ क्यों, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हुआ करता था, और प्रैक्टिकली हम उस चीज का उल्टा कर रहे हैं। भाई अगर मैं x इज ए फंक्शन ऑफ t लिखूं और t इज ए फंक्शन ऑफ x लिखूं, तो प्रैक्टिकली उल्टा कर रहा हूँ ना, इन्वर्स कर रहा हूँ ना उसका, तो ऑपरेशन भी तो इन्वर्स होगा। ठीक है, ठीक है क्या अभी? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइनली। यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन। कम से कम 5 तो करो है यार। कितने टोटल? ज्यादा है नहीं इसमें, पर नीचे वाली क्वेश्चन थोड़ी लंबी है। हेयर एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी एंड वाई इज इक्वल्स टू कॉस टी। कॉस टू टी है क्या? कॉस टू टी, हाँ। तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी कर दो दोनों को। डिफरेंशिएटिंग with respect to t, we get, तो इसको मैं लिखूंगा dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, और sin t का डेरिवेटिव हो जाता है cos t। ठीक है, और ये सारा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अगर x चल रहा होता तो t का भी डेरिवेटिव dt by dx लिखना पड़ता, लेकिन वो मैं क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि चली विद रेस्पेक्ट टू t रहा है, तो t का डेरिवेटिव फिर 1 है, इंटू 1 है, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं। एंड यहाँ पे सेम वही dy by dt। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे चेन रूल लगाओ, मान लो कि ये कुछ अलग वेरिएबल, मान लो u होता, cos u होता ये, तो cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u होता, यस सर। तो ये माइनस साइन 2t होगा। अगेन 2t का भी यस डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2। टू। फाइनल आंसर विल बी यस माइनस 2 साइन 2t।
चलिए डिवाइड करो, आंसर लाओ। सो प्रैक्टिकल इक्वेशंस करने में तो देखो कितने आसान है, बस वो समझ वाली बात है, और अच्छी बात है आप अलग अलग क्वेरी कर रहे हो तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। मेन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आप इन चार चीजों को अलग अलग मत मानना, बस ये एक वैल्यू, इसका एक मीनिंग है बस, है ना। ठीक है ना। मैं पूरा लिखूं मैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी, तो उसको शॉर्ट में हमने लिख दिया डी वाई बाय डी टी, बस मुद्दे की बात यह है। तो डी वाई बाई डी टी है हमारे पास -2 sin 2t, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी है हमारे पास cos t। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। sin 2t को आप एक्सप्लोर कर दो, तो sin 2t को क्या लिख सकते हो, 2 sin t cos t। यस तो नीचे अब cos t कट जाएगा ना, तो बचता है यस -4 sin t। आंसर मैच करो पीछे से। हो गया। अब 2-2 मिनट में होंगे ये क्वेश्चंस। चले नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो काफी आसान दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क मार्क करो, 5th करवाता हूँ, है ना। 4 यस को सर होमवर्क मार्क, सही है था। है ना, 3rd सही है, एंड 4 को होमवर्क मार्क करिए, एंड 5th में करवाता हूँ भी। x इक्वल्स टू एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो जो 4th क्वेश्चन है हाँ, उसमें यानी जो y वाला फंक्शन है वो देखा जाए तो 1/t पे लग रहा है ना। वो t पे लग रहा है बेटा। फंक्शन तो एक वेरिएबल पे लगता है, एक वेरिएबल का नाम होता है t पे। अब वो कैसे लग रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई दैट रेसिप्रोकल ऑफ t। मतलब मैं इस पूरी बात को कैसे लिख सकता हूँ, y इज 4 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ t। अगर पूरा डिफाइन करके लिखूं तो रेसिप्रोकल ऑफ t, रेसिप्रोकल ऑफ t का 4 टाइम्स है ये y, है या नहीं बताओ। तो फंक्शन तो t पे ही माना जाएगा। ठीक है। ओके सर, हम्म यस सर। चलो x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है। एंड y इज इक्वल्स टू, अगर आप एक ही स्पेस में नहीं मैनेज कर पा रहे तो आप अलग अलग वर्टिकली भी कर सकते हैं ना, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वर्टिकली ये कर दो, उसके नीचे फिर y वाली वैल्यू लिख दो, और एक ही जगह कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। एक ही जगह करने से क्या है, एक तो स्पेस बचता है, टाइम बचता है, और गलती होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली चीजें चलती है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। वैसे तो एग्जाम में आपको एक हॉरिजॉन्टल शीट मिलती है मैथ्स के पेपर में, आप कोशिश करेंगे आप घर पे भी जो नोटबुक यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल यूज करें वर्टिकल की जगह। वी गेट, यहाँ लिख देंगे डी एक्स बाई डी थीटा। बोलो कॉस थीटा का भी अभी किया था हमने, क्या आया था, माइनस साइन थीटा यस माइनस। अब कॉस 2 थीटा का क्या होगा, सबसे पहले तो कॉस 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का होगा 2। समझिए, देखो ये वाला माइनस तो फंक्शन में ही है। अब cos 2 थीटा का करोगे माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करोगे 2। समझ आया सब। प्लस माइनस साइन का भी खास ध्यान देना है यहाँ पे, है ना। एक माइनस लगा दो कहीं, ये 2 माइनस होंगे तो अभी अल्टीमेटली प्लस हो जाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले प्लस वाली चीज लिख देता हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन 2 थीटा पहले लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा। राइट, इधर आ जाओ। अब इधर क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2। तो ये हो जाता है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। सो सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई, ओ सॉरी डी थीटा ने, डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, cos थीटा
-2 cos 2 थीटा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस आपको अप्लाई करनी है इसको काटने पीटने के लिए। 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। बोलो कैसे सॉल्व करोगे आगे? एनी हिंट्स? इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे? कुछ आ रहा है माइंड में? सोच के बताओ। ऊपर वाली सर चीज पीछे को, तो यही होगा। अच्छा यही दी मैंने एज इट इज। अच्छा ऐसे ही गिवन है, वैसे तो सॉल्व करना चाहिए यार, इसके आगे इतना तो नहीं छोड़ना चाहिए। देखो cos थीटा अगर ऊपर है, अगर ऊपर cos थीटा है तो इसको भी cos थीटा में चेंज कर दो। तो cos 2 थीटा को cos थीटा में कैसे चेंज करोगे? cos थीटा तो एज इट इज रहने दो, -2 एज इट इज रहने दो। टू cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यस और नीचे sin 2 थीटा को भी हम एक्सप्लोर कर दें तो 2 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया वो माइनस साइन थीटा। यहाँ से कुछ मिला क्या? देखो यहाँ से नहीं, कुछ नहीं होगा, रहने दो, पहले वाली फॉर्म में रहने दो, क्योंकि 3 टर्म्स हो जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा cos थीटा यहाँ से कॉमन आएगा, लेकिन 1 रह जाएगा। ये 1 प्रॉब्लम करेगा। अगर ये 1 नहीं होता ना तब तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने में फायदा होता, क्योंकि cos थीटा एंड sin थीटा अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से तो हो रहे हैं अलग अलग, यहाँ से तो sin थीटा एंड sin थीटा कॉमन आ रहा है, लेकिन ऊपर cos थीटा केवल 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तीसरी टर्म फिर अलग ही रखी रहेगी, तो उससे अच्छी वाली फॉर्म तो फिर यही है जो दिखाई दे रही है। यही आंसर है, ठीक है। सर फिर हम्म सर जो ऊपर 2 आएगा उसको तो कैंसिल कर ही नहीं सकते ना नीचे हो, क्योंकि वो तो प्लस माइनस। वो तो चलो फिर बात की बात है कि अंदर क्या बचता है, 2 कैंसिल होगा नहीं होगा। पहले तो मैं ये देख रहा था कि क्या बता cos थीटा ऊपर से, एंड कई बार क्या होता है जैसे cos थीटा यहाँ से कॉमन लिया, sin थीटा यहाँ से कॉमन लिया, तो फिर क्या होता है जो अंदर बचता है जनरल केस में वो सेम बच जाता है, तो cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा आंसर आ जाता है। मैं उस वे में सोच रहा था, लेकिन वैसे ही cos थीटा इस 1 में से तो कॉमन आएगा ही नहीं ना, तो फिर बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ये मेरा यस आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट और कर लो, 6th, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन फिर क्या बहुत लेंदी हैं, तो कल की क्लास में फिर ज़्यादा पेंडिंग ना छोड़ो, ये 7th से काफ़ी लेंदी क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो एक बार लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, 2 मिनट और लगेगी, ये 6th वाला भी करेंगे है ना। ओके, this is our last question of today's class. X is equals to a into theta minus sin theta and y is equals to a into 1 plus cos theta. Right away differentiate कर रहा हूँ मैं with respect to theta. Differentiating with respect to theta, we get, यहाँ लिखूंगा मैं dx by dy थीटा। अब देखो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वैसे नहीं बदलते, ऐसे कैसे लग जाएगा ये। अंदर आओ, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, जैसे x का 1 होता है तो यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है तो थीटा का भी 1 होगा, माइनस साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, एंड इधर आ जाइए dy बाई डी थीटा, वही a तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, 0 प्लस और cos थीटा का बनेगा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? जिसको अल्टीमेटली हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, so it will be minus a sin theta। ठीक है, so dy by dx will be, सर dx बाय डी थीटा में a को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या अंदर? करो तो करो, अभी काट देंगे ना, क्या फायदा, अभी बाहर से बाहर काट देंगे ना, उधर भी तो आ रहा है। ठीक है, यस सर। dy by dx is equals to dy by d theta अपॉन dx by d theta। तो dy by d theta क्या आया है, माइनस a sin थीटा, और इधर क्या है a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos थीटा, ये a से a गया, तो माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। देखो इसी फॉर्म में है या हाफ एंगल की फॉर्म में, हो सकता है या हाफ एंगल थीटा बाई 2 में चेंज कर गया उसको, तो भी चेक कर लो, वहाँ पे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करेंगे अगर हाफ एंगल है तो। बोलो इसी फॉर्म में है क्या, सर हाफ में करा था हाफ एंगल सर में हाफ कर है देखो वो हो गया था, लग गया था, वो जिस तरह की फॉर्म दिख रही थी ना,
तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो बेटा माइनस, अच्छा पहले तो देखो माइनस को एलिमिनेट कर दो, एक काम करो, माइनस को एलिमिनेट करोगे तो नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 नीचे चेंज कर दो। और अब आप इसको हाफ एंगल में चेंज करो तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्यों पता है नहीं तो कि साइन 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर Yes. साइन थीटा, अगर आप यहाँ पे 2 थीटा का थीटा कर रहे हो तो वहां पे थीटा का थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्री में करके Yes, आए, sir. अक्सर अपन एंगल्स को हाफ एंगल्स में ले जाते थे, तो थीटा बाई 2। और नीचे भी सेम वही, तो आप नीचे इसको डबल एंगल मान के चलो, ये बताओ कॉस 2 थीटा माइनस 1 क्या होता था, कॉस 2 थीटा माइनस 1 क्या होता था, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था शायद। 2 cos square. देखो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो, माइनस 1 अगेन, तो 1 में से माइनस 1, यानी कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था। बताइए, भूल गए क्या सब? तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, तो वो थीटा बाई 2 होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह थीटा बाई 2। क्या क्या कटेगा, देखो 2 से 2 कट गया, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कट गई, तो कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 ऊपर बचता है, और माइनस साइन थीटा बाई 2 नीचे बचता है, एंड कॉस बाई साइन इज कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये यार है कि देखना, Yes, sir. सर जो cos 2 थीटा है, cos हम्म, थीटा उसको cos के टर्म्स में भी तो कर सकते हैं. कॉस थीटा तो वैसे ही कॉस की टर्म्स में ना बेटा, अच्छा कॉस 2 थीटा को, Yes, तो yes, फिर वो sir. माइनस 1 नहीं हटेगा ना बेटा। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर कॉस थीटा माइनस 1 को आप कॉस को कॉस में ही लेके जाओगे तो इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक माइनस 1 और, तो माइनस 1 तो माइनस 2 हट गया। मेरा टारगेट है इस माइनस 1 को भगाना, समझ रहे हो, Yes. इसको भगाना है तो फिर मैं कॉस को साइन में लेके जाऊंगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर एक माइनस 1 आखिरी में, तो ये 1 से माइनस 1 कट जाएगा, केवल ये बचेगा। ठीक है, Yes, sir. और हाँ सर एग्जाम्स में अपन किसी भी आंसर को मतलब ज्यादा एक्सपेंड ना करके लिखे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना. देखो अगेन डिपेंड्स ऑन द टाइम यू हैव। और एक चीज बताऊं, देखो जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और पीछे से आंसर्स हमेशा मैच किया करो, तो वो जो ट्रेंड है जो एनसीईआरटी फॉलो कर रही है, किसको कितना एक्सपेंड कर रही है, वो आपके ऑटोमेटिकली नेचर में आ जाता है, आपके काम करने के नेचर में आ जाता है, सॉल्व करने के नेचर में, कि इस वाले टाइप को तो सॉल्व करना है, इस वाले टाइप को ऐसे, आपको मतलब आप सॉल्व करते ही पता लगा लेते हो कि हाँ इसको आगे सॉल्व नहीं करना है और इसको करना है। डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। अब कोई कुछ नहीं इसमें प्रेडिक्ट कर सकता है कि एनसीईआरटी ने इसको, और वेटेज ऑफ मार्क्स डिपेंड करेगा। जैसे मान लो वेटेज अच्छा खासा है तो पूरा सॉल्व करवाएगा। अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अब आगे से आप याद रखेंगे कि इस टाइप की कोई फॉर्म मिलेगी तो थीटा बाई 2 में लेके जाना है। इससे पहले वाले में हम उल्टा उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, तो कुछ चीजें अब सीधे सीधे याद करते चलनी है कि उस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो वो सॉल्व नहीं होगा आगे, तो उसको वहीं छोड़ दें, और इस टाइप में सॉल्व होगा। ये तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए थे ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन, तभी मैंने ये आंसर आते ही मैंने आपको कह दिया था कि ये तो पक्का थीटा बाई 2 में वो लेके जाएगा। तो जैसे मेरे को प्रेडिक्शन हो गया वैसे आपको भी हो जाना चाहिए, और वो कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बार बार क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अभी मैं कह दूं कि साहब आप इसको यहीं छोड़ दो और एनसीईआरटी सीबीएसई मार्क्स काट ले, तो फिर कौन जिम्मेदार है उस चीज का। तो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट। आप प्रैक्टिस करो, उस टाइम कितना टाइम बचा हुआ है, कितना वेटेज ऑफ मार्क्स है, यही बात है बस, और कुछ नहीं। बच्चे इतनी प्रैक्टिस करते हैं, लिटरली कह रहा हूँ, बच्चों को क्वेश्चन रट जाते हैं, क्वेश्चन रट जाते हैं कि ये क्वेश्चन आया है या आर डी शर्मा के इस पेज नंबर पे है, तो वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ये भी ऑब्वियसली, जब क्वेश्चन ही रट गया तो फिर ये भी रट गया होगा कि इसको कितना सॉल्व किया था, पूरा सॉल्व किया था कि नहीं किया था, थीटा बाई 2 में सॉल्व किया था कि थीटा में ही रख दिया था, वो भी रट गया होगा। समझ गए हो बात, समझ रहे Yes. हो बेटा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली Yes, sir. प्रैक्टिस विच कैन गेट यू मोर एंड मोर मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। चलिए तो आज के लिए काफी है, 6 तक आप मार्क कर लेना, एक ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया छोटा सा, बाकी के क्वेश्चन अपन कल खत्म करके इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू होगा, उसको हम परसों से देखेंगे। कल हम ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, देखेंगे अगर टाइम बच जाता है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेंगे इसका, अदरवाइज परसों।
ठीक है, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। और वन मोर थिंग कि आप कह रहे हो कि हमको वो वीडियो नहीं मिल पाती, अभी मैं देख लेता हूँ। प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे एकेडमी के चैनल को, तो उसमें क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो अपलोड होती है। क्योंकि कई बार क्या है, काम की व्यस्तताओं में चलते हैं, मैं लिंक देना भूल जाता हूँ ग्रुप में, या फिर आप आगे होके मांग लिया करें कि सर आज की लिंक नहीं आई, तो थोड़ा याद रह जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर, सब्सक्राइब तो कर रखा है पर नोटिफिकेशन भी नहीं आया। नोटिफिकेशन तो आता, हाँ वो कई बार नहीं भी देता है, सही कह रहे हो आप, क्योंकि इतने सारे वीडियोस डलते हैं ना, तो वो क्या है, जिस पे अच्छे व्यूज मिल गए ना उसका तो नोटिफिकेशन दे देता है, जिस पे नहीं मिले, अब जैसे आपके आपके पास लिंक नहीं आया तो ऑब्वियसली किसी ने वॉच नहीं किया होगा, नहीं किया होगा तो व्यूज भी नहीं मिले होंगे, तो हो सकता है कि नहीं आया हो। ठीक है, इन दैट केस सर आप हम एक काम कर सकते हो, आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना, आप चैनल खोलोगे, चैनल खोलते ही आप सीधे के सीधे, कहीं मत जाओ, सीधे के सीधे जाओ प्लेलिस्ट, सीधे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको क्लास वाइज सॉर्टेड प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसमें आपकी प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 सेशन 2021 डैश 21-22 वाले सेशन में क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहां पे आपको सॉर्टेड डेट वाइज सॉर्टेड मिलेगी, जैसे जो लेटेस्ट होगी वो ऊपर ही ऊपर दिखाई देगी, तो आप विद इन 10 सेकेंड्स अपनी वीडियो तक पहुंच सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस सर, थैंक यू ओके सर। ओके, वेलकम।